जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024 का जो पेपर था। ठीक है, आज हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे, यानी हिंदी प्रोफिशिएंसी के जो प्रश्न आए थे वर्ष 2024 से उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। और इस वीडियो से आपको एक आइडिया आ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है और आपको आपका तैयारी जो है किस लेवल पर करना होगा। ठीक है, देखिए, जो सीएमएमएस की अगर हम लोग बात करें, यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा की अगर बात करें, तो इसका जो डेट था वो लास्ट डेट 20 मई निर्धारित किया गया था, जो लास्ट नोटिस जो इन्होंने निकाला था। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं जब साइट खोल के देख रहा हूँ तो अप्लाई का ऑप्शन दिया मतलब अभी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी भी अप्लाई नहीं किए हैं तो समय है। अगर उधर से डेट एक्सटेंड किया जा चुका है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपके पास मौका है अभी भी। ठीक है, और अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट कीजिए कि आप लोगों को और थोड़ा सा समय मिल जा रहा है। ठीक है, अभी तक एडमिट कार्ड या एग्जाम से संबंधित किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आ जाता है तो मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वर्ष 2024 में जो पूछा गया था हिंदी प्रोफिशिएंसी का, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और देखिए, जो आपका ये जो आपका पेपर रहेगा पूरा, यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, ये आपका टोटल 180 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, तो 90 मार्क्स रहेगा आपका। ये पहला रहेगा मैट यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और जो फिर 90 मतलब अगला 90 जो क्वेश्चन रहेगा आपका रहेगा सेट यानी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो मैट और सेट में डिवाइड रहता है पूरा आपका पेपर। जो मैट रहेगा इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मैट का जो पेपर है उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा। और बाकी जो आपका सेट रहेगा, सेट में आपको मिलेगा मैथ, साइंस और सोशल साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने जो वाले हैं वो आप लोग मतलब हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, और मैथ में भी जो हिंदी वाला सेक्शन है तो उन क्वेश्चन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जी हिंदी प्रोफिशिएंसी यानी हिंदी प्रवीणता का जब क्वेश्चन आते हैं, देखिए यहाँ पर 61 मतलब 60 से शुरू होता है और 90 तक जाता है, मतलब टोटल 30 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। ठीक है, टोटल देखिए 60 से टोटल 90 तक, तो 30 प्रश्न आपको हिंदी से आने वाला है, मतलब 30 नंबर आपको इस एग्जाम में हिंदी से संबंधित क्वेश्चन जो है वो मिलने वाला। तो ये एक अच्छा और एक बड़ा पोर्शन है हिंदी का। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आता है, हिंदी आप इजीली कर सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी आपका आता है वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल लेवल का ही आता है, मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका अगर आप तैयारी करते हैं तो एक बेनिफिट आपको बनता है कि 30 नंबर में आपसे कम से कम 25 से 28 क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें जो हमारे लिए ईजी है। तो हिंदी एक ऐसा पोर्शन मिलेगा आपको इसमें, उसमें आपको ईजी प्रश्न मिलेंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और कम समय में भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हर क्वेश्चन के लिए नंबर सेम है, तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो हम लोग के लिए एक बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हिंदी प्रोफिशिएंसी यानी हिंदी प्रवीणता के प्रश्न से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है आपका 61 से क्वेश्चन नंबर 65 तक, तो ये एक अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, ये पूरा एक अनुच्छेद दिया गया है, और इस अनुच्छेद से मतलब आपको प्रश्न मिलेगा, मतलब पैसेज टाइप जो आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो पैसेज टाइप आपको दिया हुआ है और उससे प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को आपको क्या करना है, आंसर ठीक करना है। ठीक है, सही आंसर करना। तो जैसे देखिए, मैं अभी सबसे पहले हम लोग देखिए ये जो अनुच्छेद दिया हो इसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक ये अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर हम लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 से 65 की निम्नलिखित अनुच्छेद को सावधानीपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भगत सिंह के जन्म के समय कांग्रेस के दो दल बन चुके थे, नरम दल और गरम दल। गरम दल के लोग नियमों और विधान द्वारा देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इसी दल के सदस्य थे। गरम दल वालों का विचार यह था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आज़ादी विनम्रता से नहीं मिल सकती, इसलिए क्रांति का पथ अपनाना चाहिए। लोकमान्य तिलक इस दल के नेता थे। सरदार भगत सिंह इस दल के सदस्य बने। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग में भगत सिंह ने हजारों लोगों को मरते देखा। तब इन्होंने इस उस भूमि की मिट्टी को माथे से लगाया और सौगंध खाई कि जब तक देश को आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद वे घर से भागकर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास रहकर प्रताप समाचार पत्र का संपादन करने लगे। वहां इनका परिचय बटुकेश्वर दत्त से हुआ।
इन्हीं दिनों नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो ये जो है एक छोटा सा आपको अनुच्छेद यानी पैसेज टाइप का दिया हुआ है। अब इससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला है कि गरम नरम दल के लोगों का विचार क्या था। तो जो नरम दल में थे, ऊपर हम लोग पढ़े कि कांग्रेस उस टाइम दो दलों में विभाजित था, गरम दल और नरम दल। तो नरम दल के लोगों का विचार क्या था? अंग्रेजों से अपने देश वापस जाने की गुजारिश करना, नियमों और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र कराना, मोर्चा निकालना या फिर क्रांति का पथ अपनाना। देखिए यहाँ पर दिया गया है। अ, गरम दल वालों को विचार था कि ये देखिए नरम दल के लोग नियमों और विधान द्वारा देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे। ठीक है, तो जो नरम दल वाले थे, ये नियमों और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी नियमों और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र करना। तो नरम दल के लोगों का विचार क्या था? नियमों के द्वारा और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, यानी अ, नियमों और विधान के द्वारा देश को स्वतंत्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि लोग क्रांति का रास्ता इसलिए अपनाना चाहते थे, क्यों? मतलब क्योंकि, तो लोग क्रांति का रास्ता इसलिए अपनाना चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों को डराना जरूरी था, अपनी शक्ति दिखाना जरूरी था, नरम दल को हराना जरूरी था, या फिर उनका मानना था कि आज़ादी विनम्रता से नहीं मिलती। तो देखिए ऊपर दिया गया है कि जो गरम दल वालों को विचार यह था कि लातों के विद बातों से नहीं मानते, और आज़ादी जो है विनम्रता से नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उनका मानना था कि आज़ादी विनम्रता से नहीं मिलती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरम दल के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखिए साफ दिया गया है कि जो गरम दल के नेता थे, ये देखिए लोकमान्य तिलक इस दल के नेता। तो गरम दल के नेता कौन थे? लोकमान्य तिलक। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर तीन। तो गरम दल के नेता कौन थे? लोकमान्य तिलक। अगला है कि भगत सिंह का परिचय किससे हुआ? अंग्रेजों से, क्रांतिकारियों से, बटुकेश्वर दत्त से या फिर महात्मा गांधी से। तो देखिए इसका भी आंसर यहाँ पर दिया गया कि वहाँ इनका परिचय बटुकेश्वर दत्त से हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, यानी बटुकेश्वर दत्त से। तो भगत सिंह का परिचय किससे हुआ? बटुकेश्वर दत्त से। और पांचवा 65 जो क्वेश्चन दिया है, मतलब इस पैसेज का अंतिम क्वेश्चन, कि इस गद्यांश में किस कार्य को आरंभ किया गया? मतलब इस गद्यांश में अंत में किसे आरंभ करने की बात की गई है? नौजवान भारत सभा का गठन, भगत सिंह द्वारा देश के लिए लड़ाई, भगत सिंह का संपादक बनना, या दो दलों का निर्माण होना। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि इन्हीं दिनों नौजवान भारत सभा का गठन हुआ था, और इसी समय क्या हो गया? नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा वो नौजवान भारत सभा का गठन। तो इस गद्यांश में किस कार्य को आरंभ किया गया? नौजवान भारत सभा का गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, तो संज्ञा से प्रश्न देखिए आपको मिलेगा। तो ये ग्रामर वाला जो पोर्शन है संज्ञा, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो दो, चार, पाँच या फिर छः। तो संज्ञा का कितने भेद होते हैं? आप सभी जानते होंगे संज्ञा के पाँच भेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि जब कार्य हो चुका है तो क्या कहलाता है? तो मतलब कार्य हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे, भूतकाल कहेंगे, भविष्यत काल कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो समय बीत चुका, जो कार्य हो चुका, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भूतकाल। जो चल रहा है उसको वर्तमान, और जो आने वाला है उसको भविष्यत काल। ठीक है, तो जब जब कार्य हो चुका हो उसे क्या वो क्या कहलाता है? तो वो भूतकाल कहलाता है। नेक्स्ट दिया कि अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? ठीक है, तो अपादान आप लोग याद किए होंगे, कर्ता ने कर्म से, इस तरह से। तो अपादान का जो होता है वो होता है से। ठीक है, अपादान का जो होता है वो होता है से। तो एक बार हम लोग कारक चिन्ह या विभक्ति को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो विभक्ति जो है इस तरह से होता है, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। तो कर्ता हम लोग ऐसे बचपन में याद करते, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी, तो इस तरह से जो आता है। ठीक है, तो कारक चिन्ह हालांकि इसका हम लोग अलग से वीडियो को देखेंगे। तो अभी वर्तमान के लिए अगर हम लोग देखें तो अपादान मतलब अपादान के लिए जो हम लोग का चिन्ह होगा वो क्या हो जाएगा? से। ठीक है, तो और हम लोग का जो क्वेश्चन था वो भी किससे संबंधित था? अपादान के लिए था। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस तरह से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग का क्या होगा? से। ठीक है, तो अपादान विभक्ति का चिन्ह क्या है? से। और इस तरह का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हालांकि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया गया कि य, र, ल तथा व कौन व्यंजन है? ठीक है, मतलब कौन से व्यंजन, य, र, ल, व कौन से व्यंजन है? उष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, अनुस्वार व्यंजन है, या फिर अनुनासिक व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हिंदी ग्रामर का तो स्टार्टिंग में ही वही रहता है, स्वर और व्यंजन।
तो एक बार चलिए हम लोग में मतलब मैं आप लोगों को एक हल्का सा ओवरव्यू दिखाता हूँ कि स्वर व्यंजन से क्या कौन उसमें स्वर कौन सा है, अंतस्थ क्या है, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं तो वर्णमाला जो है, तो वर्णमाला को दो भाग में विभाजित किया जाता है, स्वर में और व्यंजन में, ठीक है। स्वर और व्यंजन, स्वर 11 होते हैं, इसमें छोटी ई और छोटी ऊ और इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ष व स्वर, ठीक है। और जो दीर्घ स्वर होता है इसमें होता है आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए ओ और औ, ठीक है। तो 4 इधर 7 इधर, तो हर्ष व स्वर और दीर्घ स्वर। और व्यंजन जो होते हैं ये भी 1 2 3 4 5 दो प्रकार के व्यंजन है, देखिए इसमें आपको 5 ग्रुपिंग जो हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अंग इस तरह से करके। तो ये जो स्पर्श स्वर है ये आएंगे इधर क से लेकर पूरा म तक। अंतः स्वर है य र ल व। ऊष्म स्वर है तालब स, मध्य स, दंत स और ह। आगत स्वर है ज और आगत स्वर जो है ज और फ। और संयुक्त स्वर क्या है छिय, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये जो है मतलब स्वर के व्यंजन के प्रकार है, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो हमारा जो प्रश्न था कि य र ल व वो किस प्रकार के व्यंजन, तो य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन व्यंजन होगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न था उस पर हम लोग वापस जाते हैं। तो इसमें प्रश्न था कि य और अलावा कौन से व्यंजन है, तो य और अलावा कैसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर बी 2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है, ठीक है। तो आप लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग संज्ञा के संबंधित एक प्रश्न देख लिए थे कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो संज्ञा जो 5 प्रकार की उनमें से एक है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या बताता है, किसी पूरी बात का, किसी विशेष व्यक्ति का, किसी पूरी जाति का, किसी विशेष स्थान का। तो जैसा इसके नाम से ही परिचित हो रहा है कि जातिवाचक संज्ञा किसी पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए संधि विच्छेद से आपको प्रश्न मिलेगा। तो ग्रीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, गिरिधन ईस, गिरिधन इस, गिरिधन छोटी बड़ी ई और स, गिरिधन अ, बड़ी ई और स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गिरिधन ईस, तो गिरीश, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि गाँव में जो है छोटी ई होगी, रौ में भी छोटी ई, फिर धन और फिर इधर बड़ी ई और तालब स, ठीक है। तो गिरिधन ईस क्या हो जाएगा, गिरीश। तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, गिरिधन ईस। देखिए ये दोनों मतलब ये चारों ऑप्शन इतना लग रहा है कि एकदम नज़दीक नज़दीक है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो इसका जो सही लेकिन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चरण धन अमृत की संधि क्या होगी, ठीक है। चरण धन अमृत, तो इनको क्या, इस चरण और चरण जोड़ अमृत क्या होगा, चरणोमृत, चरनेमृत, चरणमृत या फिर चरणामृत, ठीक है। तो चरण धन अमृत क्या होगा, चरणामृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, चरण धन अमृत चरणामृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द, ठीक है। तो एक शब्द अनेक शब्द वाला प्रश्न आपको मिलेगा। तो जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अमर, अजर, नमर या फिर मरा। तो देखिए जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अमर। अजर जो है जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजर, ठीक है। तो अजर अमर आप एक साथ सुने होंगे, अजर अमर हो। तो जो कभी न मरे उसके लिए अमर, और जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की जल में रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जल में रहते उनके लिए हम लोग क्या, उनको मतलब एक शब्द में क्या कहेंगे, नभचर कहेंगे, सहचर कहेंगे, चराचर कहेंगे या फिर जलचर कहेंगे। तो जल में रहने वाले को क्या कहेंगे, जलचर कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुस्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, नपुंसक लिंग बोलते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत जन को लग रहा हो कि पुस्तक जो होगा वो नपुंसक लिंग होगा, लेकिन पुस्तक को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, स्त्रीलिंग की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो पुस्तक में कौन सा लिंग है, तो पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी प्रश्न आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इनको भी आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कवि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री, कवयत्री, कवयित्री, कवयित्री या फिर कवयित्री। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो कवि शब्द का कवि का कवयित्री होता है, ठीक है।
और देखिए इसमें मात्रा वगैरह का भी विशेष ध्यान रखना हो कि हर्ष ई है कि दीर्घ ई है, ठीक है, छोटी ई है, बड़ी ई है, तो इस तरह से। तो कवि शब्द का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री, कवि का कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 के निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सा है? अंतर्गत, अंतर्गर्त, अंतर्गत या अनंत गर्त? तो अंतर्गत जो होता है सही आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक जो हो जाएगा सही होगा, अंतर्गत। हालांकि इसमें इसमें देखिए अनंत गर्त लिखा है, से अंत गर्त लिखा है, इसमें लिखा है अनंत गर्त, यहाँ पर लिखा है अंतर्गर्त। तो क्या होता है? अंतर्गर्त, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर एक में दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी है? तो सही वर्तनी से देखिए इस तरह से प्रश्न आपको मिलेगा, कुशाग्र, कुसागर, कुसार्ग या फिर कुसाग्र। तो इसमें जो सौ है और इसमें जो सौ है, इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंस हो सकता है। तो सही जो आंसर होता है इसका होगा ये, ठीक है, तालब सो जो हम लोग लगाते हैं। तो कुशाग्र में हम लोग कौन सा सो लगाते हैं? तालब सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 के निम्नलिखित में से विस्मयादिक बोधक चिन्ह कौन सा है? तो इस तरह से चिन्ह से संबंधित आपको प्रश्न मिलेगा। तो निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक बोधक चिन्ह कौन सा है? ये या फिर ये या फिर ये, ठीक है। इस प्रश्न को, इस चिन्ह को आप लोग जानते हो ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। ये आपको पूर्ण विराम फुल स्टॉप होता है, ये आपको इन्वर्टेड कॉमा होता है, और ये जो आपका चिन्ह है ये क्या होगा? आपका विस्मयादिक बोधक चिन्ह है। तो इस चिन्ह से भी प्रश्न इस तरह से आते हैं। इससे पिछले साल जो 2023 में हुआ था उसमें भी हम लोग क्वेश्चन देखे थे विस्मयादिक बोधक चिन्ह। तो बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें से विस्मयादिक बोधक चिन्ह कौन सा है, ठीक है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह ये एक तो पूर्ण विराम की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है और नीचे एक डॉट रहता है, ठीक है, पॉइंट रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कि ये जो चिन्ह है इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जैसे ऊपर में बताया मैंने, तो ये क्या है? एक ऑप्शन नंबर एक प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम। तो इसमें जो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, ठीक है, तो इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि भारत शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो वर्ण विच्छेद से भी प्रश्न आता है। देखिए भारत शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? भ, धन, आ, धन, र, धन, अ, धन, त, धन, आ। तो इस तरह से देखिए वर्ण विच्छेद में क्या देखिए, जैसे भ है तो नीचे इसमें हलंत लगा, मतलब भ क्या है? आधा है। फिर धन यानी जोड़, फिर इसमें भ में आ की मात्रा तो क्या हो जाएगा? आ। फिर र, तो र में हलंत है मतलब र आधा है। फिर धन, फिर र में किसी प्रकार का मात्रा नहीं है, तो र को पूरा बनाने के लिए हम लोग को क्या का मतलब क्या चाहिए? अ चाहिए, ठीक है। फिर धन, फिर त, फिर त में हलंत है मतलब तो आधा है, इसको पूरा बनाने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? अ चाहिए, ठीक है। तो ये जो इसका वर्ण विच्छेद होगा ये सही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भ के साथ आ है मतलब भा, र के साथ भी आ है मतलब रा, तो भारा, तो भारत हो जाएगा। इसमें देखिए भ के साथ अ मतलब भ, र के साथ भी अ मतलब र, और त के साथ भी मतलब इसमें भारत हो जाएगा। इसमें भा, फिर र, इसमें ता, तो भारता। तो इस तरह से इसका जो सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? ये भ में आकार है मतलब भ के साथ आ है मतलब भा, र में अ है मतलब र, और त में अ है मतलब त, तो भारत, ठीक है। ये जो नीचे हलंत लगे इसका मतलब क्या है? जो वर्ण है ये क्या है? आधा है, और इसको पूर्ण बनाने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? अ का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा मतलब भारत का जो सही वर्ण विच्छेद होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनाथ का विलोम क्या होता है? अनाथ का विलोम दीनानाथ, सनाथ, ननाथ या फिर नाथ। तो अनाथ का जो विलोम होता है क्या होता है? स्वनाथ, अनाथ और स्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 83 कलम तोड़ना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो मुहावरा से प्रश्न देखिए आप लोगों को मतलब देखने को मिलेगा एक से दो प्रश्न, ठीक है। तो कलम तोड़ना का मतलब क्या होता है? खराब लिखना, कलम तोड़ देना, बढ़िया लिखना या फिर कुछ ना लिखना। तो कलम तोड़ना मतलब होता है बहुत बढ़िया लिखना, ठीक है, अच्छा हैंड राइटिंग में लिखना। तो कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? बढ़िया लिखना। नेक्स्ट दिया कि घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है? बेफिक्र होना, घोड़ा बेच देना, घोड़ा बेचने का स्वप्न देखना या फिर नींद ना आना। तो घोड़े बेचकर सोना का मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? बेफिक्र होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है एक प्रकार का, और लोकोक्ति से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? काम ना जानना और बहाना बनाना, नाचने के लिए आंगन में जाना, या फिर टेढ़ा आंगन में नाचना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी पहला जो है सही आंसर होगा कि काम नहीं जानना और बहाना बनाना। जो व्यक्ति काम नहीं जानता और उल्टा ऊपर से बहाना बनाता है मुझसे इस कारण से ये नहीं हो रहा, तो उससे हम लोग कैसे लोकोक्ति में क्या कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द से करें। तो होनहार बिरवान के होत डैश पात, तो ये भी एक प्रकार का लोकोक्ति है, ठीक है, मुहावरा लोकोक्ति बोल सकते। तो होनहार बिरवान के होत डैश पात, तो क्या खट्टे मीठे रूखड़े या फिर चिकने। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, मतलब जो व्यक्ति गुणी होता है उसके लक्षण बचपन से हम लोग को देखने मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी चिकने। तो रिक्त स्थान की पूर्ति से भी संबंधित प्रश्न आपको, मतलब ये देखिए एक प्रकार का मुहावरा लोकोक्ति से ही प्रश्न है, लेकिन इसको खाली स्थान के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य कौन है। वहाँ भारी भरकम भीड़ थी, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हिंदी में ऐसे हालांकि पढ़ने में लग रहा है कि चारों का चारों सही है, लेकिन हिंदी में अगर हम लोग वर्तनी और इसका व्याकरण के हिसाब से देखें तो इसमें से एक ही वाक्य है जो सही है पूर्णतः, बाकी तीन जो है किसी न किसी प्रकार से गलत है, ठीक है। देखिए जैसे पहला की बात करते हैं, वो भारी भरकम भीड़ है, तो भारी और भरकम, भर का मतलब ही होता है ज़्यादा, ठीक है, भारी भरकम ये दोनों हैं, मतलब इसमें गड़बड़ी है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। फिर मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, तो कसरत गाने का नहीं होता है, ठीक है, गाने का अभ्यास होता है, तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, इस तरह से हो सकता था। नेक्स्ट है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों एक प्रकार से ये मतलब पुल्लिंग है इसका, ठीक है। तो अनेकों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। और चौथा जो है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, तो इसमें बाघ और बकरी दो जन है, इसीलिए क्या है पानी पीते हैं, ठीक है, पीती या फिर पीता ऐसा करके नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही होगा, मैंने बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह से शुद्ध वाक्य आपको जो है इसमें से छांटना था, तो इस तरह का भी प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, और इसके लिए थोड़ा सा ग्रामर में आपको डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की माता पिता कौन सा समास है। देखिए तो समास से भी प्रश्न मिलता है, हर साल आता है, ठीक है। तो इस कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर अव्ययभाव समास है। तो ये देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्वंद्व समास। तो याद रखिएगा बीच में जो डैश रहता है, तो बीच में डैश वाला अगर कुछ भी मिल जाए तो आप उसको द्वंद्व समास करके आ जाएगा, ठीक है। तो द्वंद्व समास इस तरह से बीच में रहता है, माता पिता, दिन रात, अच्छा बुरा, ठीक है। तो द्वंद्व समास माता पिता, तो माता पिता कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर ए यानी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 के अनुशासन शब्द में कौन उपसर्ग है। तो उपसर्ग से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अन उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, आन उपसर्ग है, या फिर उन उपसर्ग है। तो अनुशासन शब्द में देखिए अनु जो दिया गया ये क्या है, इसका उपसर्ग है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और आज का मतलब अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राकेश, दिनेश, आदित्य या फिर भास्कर। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क पे देता हूँ, आप इसको कमेंट कीजिए कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए, और फिर इसका मतलब आंसर जो है आप कमेंट जरूर में मतलब जरूर से कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी प्रश्न प्रीवियस ईयर वाला वो हम लोग देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना है, ठीक है, लेकिन देखिए अब क्योंकि हम लोग को सारा क्वेश्चन कराना था हिंदी प्रोफिशिएंसी का, तो इसको हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में नहीं करा सकते थे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर कीजिएगा। और चूँकि अभी भी मतलब अप्लाई चल रहा है, तो जो बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो एक बार उनको आप वो जो जाके अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।